उधर उत्तर प्रदेश में अमेठी सीट को लेकर सियासी सस्पेंस गहराता जा रहा है। बीजेपी ने स्मृति ईरानी को तो उतार दिया, लेकिन कांग्रेस से राहुल गांधी लड़ेंगे या नहीं, इसका खुलासा नहीं हुआ है। हालांकि चर्चा और संकेत भी मिल रहे हैं कि राहुल इस सीट से भी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन राहुल के सामने अमेठी का धर्म संकट आखिर है क्या? आज की हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। अमेठी की चुनावी लड़ाई में क्या इतिहास दोहराने जा रहा है? अमेठी के बाद जो भी मुझे ऑर्डर मिलेगा मैं वो करूंगा। सीईसी मीटिंग हमारी पार्टी में सीईसी मीटिंग्स में ये डिसीजन लिए जाते हैं। इस बयान के बाद से सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा तेज है कि क्या राहुल गांधी अमेठी से भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हम जानते हैं कि 26 तारीख के बाद राहुल गांधी यहाँ आएंगे। हर 2 दिन में अपने वक्तव्य में इस बात को प्रदर्शित किया है कि वायनाड ही उनका परिवार है। हिंदी में कहावत होती है, लोग रंग बदलते हैं। हम लोगों को रंग बदलते देख पाए हैं, लेकिन परिवार बदलते पहली बार देखे। 26 तारीख के बाद जब वो आएंगे अपने टोले के साथ, धर्म और जाति के आधार पर हमको बांटने का वो दुस्साहस करेंगे। असल में 26 अप्रैल को केरल के वायनाड में वोटिंग है और राहुल गांधी यहां से चुनाव मैदान में है। चर्चा इस बात की है कि वायनाड का चुनाव होने के बाद कांग्रेस नेतृत्व राहुल गांधी की अमेठी से उम्मीदवारी का ऐलान करेगा। असल में केरल की वायनाड सीट से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, तो दक्षिण भारत और खास तौर पर केरल में कांग्रेस की हवा मजबूत दिख रही है। लेकिन इस इलाके में मतदान से पहले यदि अमेठी से राहुल गांधी की उम्मीदवारी का ऐलान होता है तो गलत संदेश जाने का खतरा कांग्रेस को सता रहा है। शायद यही वजह है कि अमेठी का ऐलान फिलहाल नहीं हो रहा। अमेठी से अगर वाकई राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं तो फिर कई तरह के सवाल उठेंगे। दोनों जगहों से जीत के बाद राहुल अमेठी छोड़ेंगे या फिर वायनाड? अमेठी रखते हैं तो फिर दक्षिण में पार्टी को भविष्य में नुकसान हो सकता है। अमेठी हार गए तो फिर राहुल की छवि का क्या होगा? फिलहाल बीजेपी अमेठी से लेकर वायनाड तक राहुल को घेरने में जुटी है। अमेठी में आज ही कांग्रेस सोशल मीडिया के प्रदेश कोऑर्डिनेटर विकास अग्निहरि ने स्मृति ईरानी की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थाम लिया। कांग्रेस ने एक दिन पहले ही विकास अग्निहरि को इस पद की जिम्मेदारी दी थी, हालांकि बाद में वो बीजेपी में जाने की खबर से पलट गए। होता है सामान्य शिष्टाचार, एक होता है कल्चर हमारा कि हम किसी से मिलने जाते हैं, किसी से जुलने जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सामान्य शिष्टाचार को जो है पार्टी की सदस्यता दे दी जाए, पार्टी में शामिल होना मान लिया जाए। तो कम से कम इन लोगों को इन चीज़ों से बचना चाहिए था। आदमी आत्मा से कहीं जाता है, आदमी रहता है जहाँ पे रहता है, आत्मा से रहता है। कोई भी व्यक्ति कहीं भी रहता है। तो हम आत्मा से कांग्रेस में थे, कल भी थे, आज भी हैं और आगे भी कांग्रेस में ही रहेंगे। अमेठी से गांधी परिवार का रिश्ता साल 1980 से जोड़ा है। तब पहली बार संजय गांधी इस सीट से सांसद बने थे। उनके बाद राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने अमेठी में परिवार की विरासत को संभाला। राहुल गांधी 2019 में भी वायनाड और अमेठी यानी 2 सीटों से चुनाव लड़े थे। हालांकि अमेठी में स्मृति ईरानी ने उन्हें हरा दिया था। एक बार फिर स्मृति मैदान में है और सूत्रों का दावा है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि इसका ऐलान कांग्रेस ने अब तक नहीं किया है। अमेठी में 20 मई को मतदान होना है। फिलहाल स्मृति ईरानी अमेठी में घर बनाकर चुनाव प्रचार कर रही हैं। 2014 में अमेठी से स्मृति हार गई थी, लेकिन 2019 में राहुल गांधी को हराकर यहां से सांसद चुनी गई। 2019 में स्मृति ईरानी को यहां 4,68,000 वोट मिले थे, जबकि राहुल गांधी को 4,13,000 वोट। 55,000 वोट से स्मृति ईरानी चुनाव जीत गई थी। और अब अगली रिपोर्ट, 24 की लड़ाई ननद बनाम भौजाई। जी हां, महाराष्ट्र की एक लोकसभा सीट पर मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। यहां ननद के सामने भौजाई है, एक एनडीए से उम्मीदवार तो दूसरी विपक्षी गठबंधन की। और ननद बनाम भौजाई की यह लड़ाई है महाराष्ट्र के पावर सेंटर में रहने वाले पवार परिवार की। ननद वर्सेस भाभी, किसको मिलेगी जीत की चाबी? ये है शरद पवार का परिवार। एक तरफ बेटी सुप्रिया सुले हैं और दूसरी तरफ बहू सुनेत्रा पवार। महाराष्ट्र की इस हाई प्रोफाइल सीट पर पूरे देश की नजर है। शरद पवार के परिवार की पक्की सीट माने जाने वाली बारामती में इस बार जंग जोरदार होने वाली है, क्योंकि मुकाबला ननद वर्सेस भाभी का जो है। शरद पवार की एनसीपी से एक बार फिर सुप्रिया सुले उम्मीदवार हैं,
जबकि उनके सामने एनसीपी के असली निशान के साथ महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार हैं। आप आगे बोलो, हम तुम्हारे। सियासी जंग में नई सुनेत्रा बारामती से अपनी सियासी पारी का आगाज करने वाली हैं। सुनेत्रा ने आज नॉमिनेशन कर दिया। सुनेत्रा का नॉमिनेशन करवाने सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले भी पहुंचे। नॉमिनेशन से पहले सुनेत्रा ने पति अजित पवार के साथ पुणे के गणपति मंदिर में पूजा की, पति के साथ आरती की और माथा टेक कर जीत का आशीर्वाद मांगा। भगवान के पास हम आए थे, प्रार्थना की, उनका आशीर्वाद लिया, सबकी सेवा के लिए उनका आशीर्वाद मांगा और जीत के लिए भी आशीर्वाद मांगा। सुनेत्रा ने भीमराव अंबेडकर को भी श्रद्धांजलि दी। दूसरी तरफ आज ही शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने भी दल बल के साथ बारामती से अपना पर्चा दाखिल किया। नामांकन से पहले सुप्रिया ने महाविकास अघाड़ी के बाकी नेताओं के साथ भीमराव अंबेडकर को भी श्रद्धांजलि दी। भाभी से हो रही इस सियासी जंग को सुप्रिया ने विचारधारा की लड़ाई बताया। देश की सेवा के लिए इलेक्शन लड़ती हूँ और संविधान की चौखट में ही रह के मेरा हमेशा काम रहा है। सुनीता पवार जो है वो भी कॉन्टेस्ट करें आपके सामने, कैसे देखती हैं आप? मैं नहीं देखती, है विचारों की लड़ाई है। बारामती सीट पर पवार परिवार का सियासी रसूख कैसा है वो समझिए। 1996 से बारामती सीट पर लगातार पवार परिवार का ही कब्जा है। शरद पवार 6 बार, उनकी बेटी सुप्रिया सुले 3 बार और भतीजे अजित पवार यहां से 1 बार सांसद रह चुके हैं। शरद पवार ने 1967 में पहली बार बारामती से विधायक का चुनाव जीता। इसके बाद वो लगातार 5 बार इस विधानसभा सीट से चुनाव जीतते रहे। 1991 से अजित पवार लगातार इस सीट से चुनाव जीत रहे हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव में ये सीट सुप्रिया सुले को मिली, तब से लेकर अब तक यहाँ से सुप्रिया सुले ही सांसद हैं। मोदी लहर में भी सुप्रिया सुले ने 2014 और 2019 में इस सीट पर फतेह हासिल की थी, लेकिन अब की बार मामला पहले जितना आसान नहीं है। सुप्रिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अजित पवार चुनावी बागडोर संभालते रहे हैं। ये पहली बार है जब सुप्रिया को भाई अजित पवार का साथ नहीं मिलेगा। अजित पवार अब एनडीए के साथ हैं। पत्नी चुनाव मैदान में है। कैडर के बीच दादा के नाम से लोकप्रिय अजित पवार के सामने सियासत का असली दादा बनने का ये स्वर्णिम मौका है। लेकिन सुप्रिया के साथ शरद पवार हैं, जिनके दांव पेच की गूंज न सिर्फ बारामती बल्कि महाराष्ट्र समेत पूरे देश में सुनाई देती है। सगळीकडे बारामती मतदारसंघामध्ये मी फिरत असताना उत्साह आणि प्रचंड मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळतोय। खूप लोकांच्या जिथे जाईल तिथे मोठ्या प्रमाणात स्वागत होते, त्यामुळे नक्कीच विजय आपला होईल ह्यात शंकाच नाही। मेरा काम देख के, मेरा मेरिट देख के बारामती की माई बाप जनता जरूर मेरे साथ खड़ी रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अब फैसला बारामती की जनता को करना है। वो बताएगी कि आखिर कौन है बारामती का असली बॉस। और क्या आम आदमी पार्टी में सुनीता केजरीवाल सीएम के बाद सबसे बड़ी नेता हो गई हैं? क्या सुनीता केजरीवाल ने सक्रिय राजनीति में एंट्री ले ली? परसों पार्टी ने गुजरात के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। उस लिस्ट में अरविंद केजरीवाल के बाद किसी का नाम है तो वो नाम है सुनीता केजरीवाल का। बीजेपी परिवारवाद का आरोप लगा रही है, लेकिन खबर यह है सुनीता झारखंड में होने वाली इंडिया गठबंधन की रैली में शामिल होने रांची जाने वाली हैं। ये बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जी जेल में हैं, इन्हें इस्तीफा देना चाहिए। क्या केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए? अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में पिछले महीने दिल्ली में जो रैली हुई, उसमें उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने पहली बार बड़े सियासी मंच से भाषण दिया था। अब अरविंद केजरीवाल जेल में है तो सुनीता केजरीवाल को पार्टी ने अपना स्टार प्रचारक बनाकर सक्रिय राजनीति का चेहरा बना दिया है। ये वो लिस्ट है जो 16 तारीख को जारी हुई है। इसमें पार्टी ने गुजरात के स्टार प्रचारकों की जो सूची बनाई है, उसमें अरविंद केजरीवाल के बाद दूसरे नंबर पर सुनीता केजरीवाल का नाम है। इस लिस्ट में पंजाब के सीएम का नाम तीसरे नंबर पर है, जबकि दिल्ली की मंत्री आतिशी 11वें नंबर पर हैं। बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी परिवारवाद की राह पर चल पड़ी है।
और अब तो ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी भी एक परिवार केंद्रित पार्टी बन रही है। जो स्टार प्रचारक की लिस्ट में उनके परिवार के सदस्य भी अब आ रहे हैं। तो देश में दो मॉडल हैं, एक विचारधारा प्रभावित या केंद्रित पार्टी जैसे भारतीय जनता पार्टी, और परिवार केंद्रित बहुत पार्टी है। तो अरविंद केजरीवाल जी के और पार्टी से अब ऐसा लग रहा है कि उनका एक परिवार केंद्रित मूवमेंट बन रहा है। एबीपी न्यूज के पास जो जानकारी है उसके मुताबिक लोकसभा चुनाव से जुड़ी बैठकों में भी पार्टी नेताओं के साथ सुनीता केजरीवाल बैठ रही हैं। गुजरात में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर भरूच और भावनगर सीट पर चुनाव लड़ रही है। फिलहाल यहां प्रचार की कमान भगवंत मान ने संभाल रखी है। गुजरात में 7 मई को चुनाव है। खबर ये भी आई है कि रांची में 21 अप्रैल को होने वाली इंडिया गठबंधन की रैली में आम आदमी पार्टी की तरफ से सुनीता केजरीवाल शामिल होंगी। इसके साथ ही भगवंत मान और संजय सिंह भी रांची की इस रैली में शामिल होने जा रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। चुनावी खबरों का यह खास बुलेटिन ऐलान जंग आप देख रहे हैं। तेजस्वी के सामने गाली और बिहार का चुनाव हो गया बवाली। हुआ ये कि कल से एक वीडियो वायरल है। वीडियो में तेजस्वी यादव मंच से भाषण दे रहे हैं और नीचे से कुछ लोग चिराग पासवान को गाली दे रहे हैं। मामला चुनाव आयोग तक पहुंच गया। गाली कांड को तेजस्वी यादव की पार्टी के नेता अलग ट्विस्ट देने में लगे हैं। इस वीडियो ने बिहार की राजनीति में तूफान मचा दिया है। इस वीडियो ने बिहार की चुनावी सियासत को सियासी संग्राम में बदल दिया है। इस वीडियो ने बिहार के नेता विपक्ष तेजस्वी यादव को कटघरे में खड़ा कर दिया। पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले बिहार के जमुई से आए इस वीडियो में एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान को गाली दी जा रही है, लिहाजा हमने उसे बीप कर दिया है। बत्तीस सेकंड का वायरल वीडियो है। इस वीडियो में मंच पर तेजस्वी यादव भाषण देने के लिए खड़े हैं। उनके ठीक बगल में जमुई से आरजेडी की उम्मीदवार अर्चना रविदास मौजूद हैं। उनके एक तरफ खड़े हैं जमुई के पूर्व विधायक विजय प्रकाश। वायरल वीडियो में विजय प्रकाश हाथ जोड़ते दिख रहे हैं और नीचे भीड़ से जो चिराग पासवान को गाली दे रहा है वो विजय प्रकाश से ही बात कर रहा है। विजय प्रकाश जिस तरह से हाथ जोड़ते दिख रहे हैं, लग ये रहा है कि उन्हें मालूम था कि चिराग को भीड़ से गालियां दी जा रही हैं। तेजस्वी की भरी सभा में चिराग पासवान को गाली दी गई। ये वीडियो अब बिहार की सियासत में सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। कोई अगर आदरणीय राबड़ी देवी जी मेरी बहनों में से किसी को मीसा दिए हो, जो भी हो, अगर वो चुनाव लड़ रही है, मतलब जो भी सार्वजनिक जीवन में है, रोहिणी चुनाव लड़ रही है, सार्वजनिक जीवन में जो या नहीं भी है, अगर उनके बारे में कोई ऐसा कहता तो मैं बर्दाश्त नहीं। राजनीति सब एक तरफ है। जो व्यक्ति अपने परिवार के सम्मान की ही रक्षा नहीं कर पाए तो वो लोकसभा की अपने क्षेत्रवासियों की क्या रक्षा करे, जो महिलाओं का ही नहीं सम्मान कर पाए। चिराग पासवान को दी गई गाली को लेकर जब तेजस्वी यादव से सवाल पूछा गया तो उनका जवाब हैरान करने वाला था। खेद जताने या माफी जैसी बात छोड़िए, उन्होंने गाली देने वाले के बारे में कोई कड़ी टिप्पणी तक करना जरूरी नहीं समझा। कोई बात होती है तो ये चीज टॉलरेट नहीं की जाती है। पहली बार हम मंच के नीचे जब हम भाषण दे रहे थे तब हम तो अपना भाषण दे रहे हैं, है ना, उसमें तो कुछ समझ में आता नहीं है। लोग जो है नारे लगाते हैं, कौन क्या बोल रहा है, कोई अपने वीडियो बना करके डाला है उसमें। तो बात जो है बतंगर इसका नाम बनाया जाए तो ज्यादा अच्छा। अब इसी गाली को एनडीए ने चुनावी हथियार बना लिया है। मांग कार्रवाई की हो रही है और याद जंगल राज की दिलाई जा रही है। देश के दलितों के मसीहा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पत्नी को और श्री चिराग पासवान जी की माता जी को जिस तरह गाली गलौज राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा किया जा रहा है, यह अशोभनीय है, दुख है, पीड़ादायक है और जरूर कार्रवाई होगी, चुन कर कार्रवाई होगी, इतना कंफर्म करता हूँ। बीजेपी के नेता कह रहे हैं बिहार की संस्कृति ऐसी नहीं रही।
जबकि आरजेडी की जमुई से उम्मीदवार अर्चना रविदास गाली विवाद को अलग ट्विस्ट दे रही हैं। लाउडली माइक रहता है, साउंड स्पीकर बजता रहता है, तो कुछ हम लोग को नहीं सुनाई पड़ता है। कोई विरोधी पार्टी हम लोग के छवि को खराब करने के लिए ऐसा किए हैं। चिराग को दी गई गाली के खिलाफ एनडीए ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। फिलहाल ये मामला न सिर्फ तूल पकड़ेगा बल्कि इसका सियासी नुकसान चुनाव में महागठबंधन को हो सकता है। और अभी की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, चिराग पासवान को गाली दिए जाने के बाद चाचा पशुपति पारस चिराग के पक्ष में खुलकर सामने आए हैं। उन्होंने अपनी भाभी को गाली दिए जाने की निंदा की और अभी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की है। तो चिराग पासवान के समर्थन में उनके चाचा आ गए। आपको पता है कि यह जगजाहिर है उनके चाचा के साथ उनकी किस तरह की अदावत रही है। और अब बात बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की, जो चुनाव प्रचार में लगातार मेहनत करते नजर आ रहे हैं। आज नड्डा असम में मिशन 400 के लिए तूफानी दौरे पर हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मिशन 400 के टारगेट को पूरा करने के लिए कमर कस ली है। लोकसभा की सभी सीटों पर नड्डा की नजर है और चुनावी रण में जीत हासिल करने के लिए कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रहे। आज जेपी नड्डा नॉर्थ ईस्ट के प्रमुख राज्य असम में थे। असम के कोकराझार में जेपी नड्डा ने 10 साल पहले और आज के बदलाव की बात कर जनता से वोट मांगे और विपक्ष पर तीखा वार किया। आज से 10 साल पहले आप दिल्ली जब जाते थे तो आपसे लोग पूछते थे कि कौन से देश से आए हो। अब पहले क्या था, पहले दिल्ली दूर थी और आप दिल से भी दूर थे। आज मोदी जी के नेतृत्व में न दिल्ली दूर है न आप दिल से दूर हो, आप हमारे नजदीक हो। इसको हमको समझना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट में प्रधानमंत्री मोदी जी 70 बार आए हैं, 70 टाइम्स 10 साल में 70 टाइम्स। असम में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं, जिनमें से 9 सीटों पर 2019 में बीजेपी को जीत मिली। लगातार दूसरी बार असम में सरकार बनाने वाली बीजेपी की नजर अब सभी 14 की 14 सीटों पर जीत हासिल करने की है और इसके लिए खुद जेपी नड्डा ने कमान संभाली है। असम में जेपी नड्डा ने कोकराझार, दरांग, उदुलगुड़ी और गुवाहाटी में चुनाव प्रचार किया। असम की जमीन से जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। आर्थिक व्यवस्था में भारत दुनिया में 11वें नंबर पर था, 11वें नंबर पर। आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत 5वें नंबर पर खड़ा है, 5वें नंबर पर खड़ा है। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2027 में भारत 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा और विकास करेगा। असम बीजेपी का नया किला बन गया है। मोदी नड्डा की नजर इस किले को और ज्यादा मजबूत करने पर है, क्योंकि असम का असर पूर्वोत्तर के सभी राज्यों पर पड़ता है और मिशन 400 के लिए नॉर्थ ईस्ट में हिट होना बेहद जरूरी है।